वह सावन की एक डरावनी रात थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और सावित्री के घर की छत से पानी टपक रहा था। गुड़िया भूख के मारे रो रही थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सावित्री ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और अपनी बेटी को पुचकारते हुए बोली, रो मत मेरी लाडो, कल सुबह होते ही मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। गुड़िया ने सिसकते हुए पूछा, पर मां, आटा तो खत्म हो गया है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पी लिया। उसने गुड़िया को गोदी में लिया और सुलाने की कोशिश करने लगी। रात भर सावित्री सो नहीं सकी। वह बस यही सोचती रही कि कल काम कहां मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सावित्री काम की तलाश में निकल पड़ी। गांव के जमींदार के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और कहा, मालिक, मुझे कोई भी काम दे दो, मेरी बेटी कल से भूखी है। जमींदार ने एक टेढ़ी नजर उस पर डाली और कहा, देख सावित्री, खेत में तो सारा काम मर्दों का है। अगर तू चाहे तो उस काली ढलान से पत्थर ढोकर यहां ला सकती है। हर टोकरी के तुझे 2 पैसे मिलेंगे। वह ढलान बहुत खतरनाक थी। वहां की मिट्टी फिसलन भरी थी और पत्थर बहुत भारी थे। सावित्री ने बिना कुछ सोचे टोकरी उठाई और काम पर लग गई। वह बार बार ढलान पर चढ़ती और पत्थर ढोती। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और नंगे पैर होने की वजह से पत्थरों से कटकर खून बहने लगा था। धूप तेज होती जा रही थी, पर सावित्री के दिमाग में बस गुड़िया का वह मासूम चेहरा घूम रहा था जो भूख से तड़प रहा था। एक बार उसका पैर फिसला और वह ढलान से नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने एक झाड़ी को पकड़ लिया। उसके हाथ छिल गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक उसने इतनी मेहनत की कि उसकी कमर पूरी तरह झुक गई थी। जब वह पैसे लेकर दुकान पर पहुंची तो उसने सबसे पहले आटा और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। घर पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर वह मुस्कुरा रही थी। उसने ताजी रोटियां बनाई और गुड़ के साथ गुड़िया को खिलाईं। गुड़िया बड़े चाव से खा रही थी। खाते खाते उसने देखा कि उसकी मां के हाथों से खून निकल रहा है। गुड़िया ने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और पूछा, मां, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? सावित्री ने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ये तो बस लाल मिट्टी लग गई है। तू खाना खा। जब तू पेट भरकर खाती है तो मेरा सारा दर्द मिट जाता है। उस रात मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर सो गईं, पर सावित्री जानती थी कि कल फिर वही संघर्ष शुरू होगा। गांव के कुछ लोग उस पर बुरी नजर रखते थे और उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। सावित्री को अपनी बेटी के भविष्य के लिए न सिर्फ गरीबी से, बल्कि इस मतलबी समाज से भी लड़ना था। जमींदार की नजर सावित्री की उस छोटी सी जमीन पर थी जहां उसका कच्चा मकान खड़ा था। वह चाहता था कि सावित्री कर्ज के बोझ तले दब जाए और अपनी जमीन उसे दे दे। उसने गांव के पटवारी के साथ मिलकर एक चाल चली। एक दोपहर, जब सावित्री ढलान पर पत्थर ढो रही थी, जमींदार के लठैत उसके घर पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को डराया और घर के बाहर का कीमती सामान फेंकना शुरू कर दिया। सावित्री जब शाम को थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया घर के कोने में दुबकी रो रही थी। क्या हुआ मेरी लाडो, तू रो क्यों रही है? सावित्री ने उसे गले लगाते हुए पूछा। गुड़िया सिसकते हुए बोली, मां, वे लोग आए थे, कह रहे थे कि यह घर अब हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि कल हमें यहां से निकलना होगा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत जमींदार की हवेली की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमींदार आराम से कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। मालिक, यह क्या अनर्थ है? मेरा घर क्यों छीन रहे हो? सावित्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जमींदार हंसा और बोला, तेरे पति ने मुझसे बहुत पहले कर्ज लिया था, जो अब ब्याज के साथ इतना बढ़ गया है कि तेरा घर भी कम पड़ेगा। या तो पैसे चुका या कल सूरज ढलने से पहले घर खाली कर दे। सावित्री भारी मन से घर लौटी। उसे पता था कि उसके पति ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था। यह सब झूठ था, पर वह एक गरीब औरत थी, उसकी बात कौन सुनता। उस रात उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। उसने तय किया कि वह अपनी जमीन और अपनी बेटी की छत किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देगी। उसने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें उसकी मां की दी हुई एक आखिरी निशानी थी, सोने की एक छोटी सी कान की बाली। सावित्री ने उसे अपनी हथेली पर रखा और सोचा,
यह मेरी आखिरी पूंजी है, पर मेरी बेटी के सिर की छत से बड़ी नहीं। अगले दिन सुबह होते ही वह शहर की ओर जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और धूल उड़ रही थी। वह तेज कदमों से चली ताकि समय पर पहुंच सके। शहर के बड़े बाजार में उसने वह बाली बेची, पर उससे मिलने वाले पैसे जमींदार के बताए कर्ज के मुकाबले बहुत कम थे। वह वापस गांव आई और सीधे पत्थर वाली ढलान पर पहुंच गई। उसने ठेकेदार से कहा, साहब, मुझे आज रात भर काम करने दो, मुझे कल तक बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ठेकेदार ने हैरान होकर कहा, तू पागल हो गई है सावित्री? रात को यहां जंगली जानवरों का डर रहता है और इतनी ठंड में पत्थर ढोना जानलेवा हो सकता है। सावित्री ने बस इतना कहा, मेरी बेटी का घर दांव पर है साहब। पूरी रात सावित्री पत्थर ढोती रही। चांद की मध्यम रोशनी में वह एक साए की तरह ऊपर नीचे जा रही थी। उसके हाथ पूरी तरह फट चुके थे, खून जम गया था, पर वह रुकी नहीं। हर बार जब वह थककर गिरती, वह गुड़िया का चेहरा याद करती और फिर खड़ी हो जाती। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, सावित्री के पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वह जमींदार के मुंह पर मार सके। वह लड़खड़ाते कदमों से हवेली पहुंची। उसने जमींदार के सामने रुपयों की ढेरी रख दी और कहा, ये लीजिए अपने पैसे, और आइंदा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जमींदार सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेली औरत इतना बड़ा पहाड़ तोड़ देगी। सावित्री अपनी जमीन बचा चुकी थी, पर उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वह घर पहुंचते ही चौखट पर गिर पड़ी। सावित्री जब घर की चौखट पर गिरी तो गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। मां, आंखें खोलो मां। गुड़िया ने सावित्री का सिर अपनी छोटी सी गोदी में रखा। सावित्री का शरीर बुखार से तप रहा था। रात भर पत्थर ढोने और ढलान पर चढ़ने उतरने की थकान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। गांव में सन्नाटा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। गुड़िया ने देखा कि मां की सांसें तेज चल रही हैं। उसने पड़ोस की काकी को बुलाया, पर काकी ने दरवाजा नहीं खोला। सबको डर था कि जमींदार उनसे नाराज हो जाएगा। गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पुराना कपड़ा पानी में भिगोया और मां के माथे पर रखा। वह जानती थी कि उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, पर शहर जाने वाला रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। कीचड़ की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल था। मां, मैं अभी आती हूं, गुड़िया ने सिसकते हुए कहा और हाथ में एक पुरानी लाठी लेकर घर से निकल पड़ी। बाहर अंधेरा था। सड़क पर जगह जगह घड़े थे जिनमें पानी भरा था। गुड़िया के छोटे छोटे पैर कीचड़ में ढंस रहे थे। उसे डर लग रहा था, पर मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वह बार बार गिरती, उसके घुटने छिल जाते, पर वह फिर खड़ी हो जाती। उसने देखा कि सामने वही काली ढलान है जहां उसकी मां ने रात भर पत्थर ढोए थे। उस ढलान पर चढ़ना गुड़िया के लिए किसी पहाड़ को फतह करने जैसा था। वह रेंग रेंग कर ऊपर चढ़ी। उसके हाथ मिट्टी से भर गए थे और कांटों की वजह से खून निकल रहा था। हे भगवान, मेरी मां को बचा लो, वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। शहर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते गुड़िया की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे और वह कांप रही थी। डॉक्टर ने जब उस छोटी सी बच्ची को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बेटा, तुम इतनी रात को अकेली यहां कैसे आई? डॉक्टर ने पूछा। गुड़िया ने रोते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, मेरी मां मर जाएगी। वह पत्थर ढोते ढोते थक गई है। उसके हाथों से खून निकल रहा है। प्लीज उसे बचा लो। डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर गुड़िया के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने सावित्री का इलाज शुरू किया। सावित्री को बहुत तेज इन्फेक्शन हो गया था, पर समय पर दवा मिलने से उसकी जान बच गई। अगली सुबह जब सावित्री ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि गुड़िया उसके पास ही फर्श पर सोई हुई थी। गुड़िया के पैरों में पट्टियां बंधी थीं और उसके हाथ भी सूजे हुए थे। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया। अब गांव के लोग भी सावित्री और गुड़िया की हिम्मत देखकर हैरान थे। जमींदार ने अपनी हार मान ली थी। सावित्री ने धीरे धीरे फिर से काम करना शुरू किया, पर अब वह पत्थर नहीं ढोती थी। उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर जब उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती तो सावित्री को गर्व महसूस होता। गरीबी अभी भी थी, पर उनके हौसले अब किसी भी ढलान से ऊंचे थे। सावित्री ने गुड़िया से कहा,
लाडो, तूने मेरी जान बचाई। आज से तू ही मेरी हिम्मत है। गुड़िया मुस्कुराई और अपनी मां के फटे हुए हाथों को चूम लिया। उनके संघर्ष की यह कहानी अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी। समय बीतता गया और गुड़िया अब बड़ी होने लगी थी। गांव के उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर उसने न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने मन में एक दृढ़ निश्चय भी पाल लिया था। वह अपनी मां के उन फटे हुए हाथों और पत्थर ढोते हुए झुकी हुई कमर को कभी नहीं भूली थी। सावित्री ने दिन रात सिलाई की मशीन चलाकर पैसे जोड़े ताकि गुड़िया शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर सके। गांव के लोग अब भी बातें बनाते थे, अरे सावित्री, लड़की को पराये शहर भेजकर क्या करेगी? इसकी शादी कर दे और अपना बोझ हल्का कर। पर सावित्री का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरी गुड़िया बोझ नहीं, मेरा गौरव है। इसने पत्थर ढोकर मुझे मौत के मुंह से निकाला था, अब यह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। गुड़िया जब शहर जाने लगी तो उसने अपनी मां की धूल से सनी हुई चप्पलें अपने बैग में रख लीं। वह चाहती थी कि जब भी वह कमजोर पड़े, वह उन चप्पलों को देखकर याद करे कि उसकी मां ने उसे यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी ठोकरें खाई हैं। शहर का जीवन आसान नहीं था। गुड़िया एक छोटे से कमरे में रहती थी जहां छत से पानी टपकता था, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में उनके कच्चे घर में टपकता था। कई बार उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, वह सिर्फ पानी पीकर सो जाती। वह अक्सर अपनी मां को फोन करती और कहती, मां, मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया, तुम चिंता मत करना। सावित्री भी उधर से झूठ बोलती, मैं भी ठीक हूं बेटा, आज गांव में बड़ी दावत थी। दोनों मां बेटी एक दूसरे का दर्द छिपाकर एक दूसरे को हिम्मत दे रही थीं। गुड़िया कॉलेज के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और फिर रात भर जागकर अपनी पढ़ाई करती। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस वह ऊंची ढलान थी जिसे उसे पार करना था। गुड़िया की मेहनत रंग लाई और उसने जिला कलेक्टर बनने की परीक्षा दी। जिस दिन परिणाम आने वाला था, सावित्री गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक गांव के डाकिये ने शोर मचाया, सावित्री, सावित्री, तेरी गुड़िया अफसर बन गई है। पूरा गांव दंग रह गया। वही गुड़िया जिसे लोग मनहूस कहते थे, अब पूरे जिले की मालिक बनने वाली थी। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भागकर अपनी वही पुरानी फटी हुई साड़ी पहनी और शहर की ओर दौड़ी। गुड़िया जब अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर गांव आई तो सबसे पहले उसने गाड़ी उस पत्थर वाली ढलान के पास रुकवाई। वह गाड़ी से उतरी और सीधे अपनी मां के पास गई। सावित्री किनारे खड़ी गर्व से अपनी बेटी को देख रही थी। गुड़िया ने अपनी मां के पैरों की धूल उठाई और अपने माथे पर लगा ली। उसने गांव वालों के सामने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, इस ढलान और मेरी मां के उन छालों की वजह से हूं। मेरी मां ने पत्थर ढोकर मुझे पढ़ाया है। आज से इस गांव में कोई भी बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी और किसी भी मां को भूख के कारण पत्थर नहीं ढोने पड़ेंगे। सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसके जीवन का सारा दुख, सारी थकान एक पल में मिट गई। वह संघर्ष जो सालों पहले एक टूटी छत के नीचे शुरू हुआ था, आज एक ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। गुड़िया अब जिले की बड़ी अफसर बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल आज भी उसी मिट्टी और उन घड़ों वाले रास्तों में बसा था। उसने सबसे पहले अपने गांव की उस काली ढलान को बदलने का फैसला किया। वह जानती थी कि इसी ढलान ने उसकी मां का खून और पसीना सोखा है। गुड़िया ने गांव में पक्की सड़कें बनवाना शुरू किया। उसने ठेकेदार को बुलाकर साफ कह दिया, सड़क ऐसी होनी चाहिए कि किसी बुजुर्ग को चलने में दिक्कत न हो और किसी बीमार को अस्पताल ले जाते समय रास्ता रुकावट न बने। गांव के वही लोग जो कभी सावित्री का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। कोई अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सलाह मांगता तो कोई खेती के लिए मदद। सावित्री सबको सप्रेम बैठाती और पानी पिलाती। उसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। एक दिन गुड़िया ने गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाने की नींव रखी। उसने उस स्कूल का नाम रखा सावित्री मातृशक्ति विद्यालय। सावित्री अब बूढ़ी हो चली थी। उसकी कमर का वह पुराना दर्द जो पत्थर ढोने से शुरू हुआ था, अब फिर से उभर आया था। गुड़िया उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। इन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाया है। गुड़िया अपनी मां के पास बैठकर उनके हाथों को सहलाती। वह उन निशानों को देखती
जो पत्थरों की रगड़ से बने थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब तुम बस आराम करो। तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए पत्थर उठाए हैं। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें फूलों की सेज पर रखूं। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तू लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरकर इस बुढ़िया के गले लगती है तो मेरा सारा दर्द हवा हो जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुड़िया ने गांव की हर उस औरत के लिए रोजगार के साधन जुटाए जो गरीबी के कारण मजबूर थी। उसने गांव में सिलाई कढ़ाई का एक बड़ा केंद्र खोला। सावित्री उसकी अध्यक्ष बनी। सावित्री उन औरतों को समझाती, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करना और अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना। पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ घर नहीं, पूरा खानदान और गांव बदल देती है। बरसात का वही मौसम फिर आया, पर इस बार सावित्री का घर कच्चा नहीं था। वह एक पक्के और आलीशान मकान की बालकनी में बैठकर बारिश देख रही थी। छत से पानी नहीं टपक रहा था। उसने गुड़िया को पास बुलाया और कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा संघर्ष सफल रहा। मैंने जो सपने उस टूटी हुई छत के नीचे देखे थे, आज तूने उन्हें पूरा कर दिया। गुड़िया ने मां का सिर अपने कंधे पर रखा। बाहर सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और उस ढलान पर अब पत्थर नहीं बल्कि खुशहाली के फूल खिले थे। मां और बेटी का वह अटूट बंधन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। यह कहानी उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपनी औलाद के भविष्य के लिए दुनिया के हर पत्थर और हर ढलान से टकरा जाती हैं। सावित्री की देह अब धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। वर्षों का वह कठिन परिश्रम, वह पत्थरों का बोझ और वह भूखी रातें अब उसके शरीर पर भारी पड़ रही थीं। गुड़िया, जो अब पूरे जिले की कमान संभालती थी, अपनी मां के बिस्तर के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटती थी। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान का रंग सावित्री की पुरानी सिंदूरी साड़ी जैसा लाल हो गया था, सावित्री ने बहुत धीमे स्वर में गुड़िया को पुकारा, गुड़िया, मेरी लाडो, इधर आ। गुड़िया ने मां का हाथ थाम लिया। सावित्री के हाथ अब ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन उनकी छुअन में वही ममता थी। सावित्री ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, मुझे एक बार उस पुरानी ढलान पर ले चल जहां मैंने तेरे लिए पत्थर तोड़े थे। मेरा मन आज वहीं जाने को कर रहा है। गुड़िया की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने मां की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वह अपनी मां को गोदी में उठाकर अपनी गाड़ी तक ले गई। जब वे उस ढलान पर पहुंचे तो वहां अब एक सुंदर बाग बन चुका था। गुड़िया ने मां को एक बेंच पर बैठाया। सावित्री ने धुंधली आंखों से उस रास्ते को देखा। उसे याद आया कि कैसे वह नंगे पैर यहां खून बहाती थी ताकि गुड़िया को 2 वक्त की रोटी मिल सके। सावित्री ने गुड़िया का हाथ अपने सीने पर रखा और बोली, देख लाडो, वह सामने जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, उसी के नीचे मैंने अपनी एक पुरानी चूड़ी छिपाकर रखी थी। जब तू छोटी थी और बीमार पड़ी थी, तब मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था उसे बेच दूंगी, पर तू अपनी हिम्मत से ठीक हो गई। गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी। उसने मां का सिर अपने सीने से लगा लिया। मां, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। तुम्हें अपनी नाती पोतों को कहानी सुनानी है। सावित्री मंद मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, मेरा काम पूरा हुआ बेटा। मैंने तुझे एक काबिल इंसान बना दिया। अब मेरे पैरों का दर्द खत्म हो गया है। देख, वह ऊपर से तेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। सावित्री ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक संतोष था। गुड़िया का चीख चीख कर रोना उस पहाड़ी की हवाओं में गूंज उठा। उसने अपनी मां के उन हाथों को चूमा जो अब पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे, पर जिनकी गर्मी ने उसे पूरी जिंदगी पालकर बड़ा किया था। पूरा गांव उस दिन रो रहा था। जब सावित्री की अंतिम विदाई हुई तो गुड़िया ने किसी और को कंधा नहीं देने दिया। उसने खुद अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। उसने साबित कर दिया कि एक बेटी भी अपने मां बाप का कर्ज उसी तरह उतार सकती है जैसे एक बेटा। उस ढलान पर आज भी सावित्री की एक मूर्ति खड़ी है, जिसके हाथों में पत्थर की टोकरी है और आंखों में अपनी बेटी के लिए सपने। उस मूर्ति के नीचे लिखा है,
मां के संघर्ष का कोई अंत नहीं होता। वो मरकर भी अपनी औलाद की दुआओं में जिंदा रहती है। गुड़िया अब भी हर सुबह उस ढलान पर जाती है और अपनी मां की यादों के उन पत्थरों को चूमकर अपने दिन की शुरुआत करती है। मां बेटी के इस संघर्ष की गाथा उस गांव की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।